शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। सीटेट सॉल्व्ड सीरीज़ के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने सीटेट वर्ष 2011 के पेपर 1 के हिंदी प्रथम भाषा के 30 प्रश्नों को समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम में आज हम वर्ष 2011 के हिंदी द्वितीय भाषा के 30 प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। कौटुंबिक जीवन अर्थात पारिवारिक जीवन। कुटुंब इस शब्द में एक प्रत्यय लगाकर कौटुंबिक बनता है, जिसका अर्थ है पारिवारिक। इसीलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक साथ भोजन करते थे। इससे समय और धन तो बचता ही था, सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी। जो दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंच पाता था, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतज़ार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही, यहाँ देखिए घंटी होना चाहिए, दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाएं। एक दिन गांधी जी पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बापू बरामदे में खड़े हैं। बैठने के लिए न बेंच है न कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापू जी, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। हरिभाऊ जी ने कहा, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं बापू? गांधी जी बोले, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद है। इसका स्रोत आप देख लें, ये कहाँ से लिया गया है। गांधी जी के रोचक संस्मरण, डॉक्टर कृष्णवीर सिंह। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। गांधी जी ने किस बात की पूरी सज़ा भुगतने की बात की? पहला ऑप्शन है सामूहिक जीवन की, दूसरा आश्रम जीवन बिताने की, तीसरा गलत नियम बनाने की, चौथा देर से रसोई घर में पहुंचने की। यहाँ एक चीज़ जो कि ध्यान देने योग्य है, जैसे सज़ा, गलत, और अगर आप गद्यांश में देखें यहाँ इंतज़ार, इनमें ज, ग और ज के नीचे एक डॉट या बिंदु लगा हुआ है। आइए थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि पैराग्राफ में कई बार इसकी पुनरावृत्ति और प्रश्नों में भी हुई है, तो इस ओर आपका ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। सामान्य रूप से इसे समझें तो किसी व्यंजन के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, और यह मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है।
अब आप यहाँ यह भी प्रश्न सोच सकते हैं कि कहीं इनका प्रयोग होता है, कहीं नहीं होता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन की बात चली तो जो शुद्धतावादी लोग थे उनका यह मानना था कि जो ध्वनि जिस भाषा से हिंदी भाषा में आई है उसको जस का तस ही रखा जाए, अर्थात वह अपने मूल स्वरूप में ही लिखी जाए। तो आपके इस प्रश्न पत्र में उन ध्वनियों का अपने मूल रूप में होना उन्हीं शुद्धतावादियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिलहाल हमारा मकसद उस डिबेट में जाने का नहीं है कि नुक्ता के साथ यानी मूल रूप में ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए या केवल हम ग लिख दें, गा के नीचे बिंदु ना लगाएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम इस बिंदु को समझ लें कि ये क्या है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है कि उच्चारण की दृष्टि से अगर आप नुक्ता और गैर नुक्ता के व्यंजन को देखें तो इन ध्वनियों का जो उच्चारण है, मान लें आप कवर्ग यानी क ख ग घ की जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, कंठ उसका उच्चारण स्थान है। तो अगर आप ग इस व्यंजन का उच्चारण करें तो आप ऐसे बोलेंगे ग, और यदि नुक्ता के साथ इसे बोलना हो तो उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ से थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, तब आप बोलेंगे ग। यही फ़र्क है इन ध्वनियों के उच्चारण में। आइए अब अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो इसके सही विकल्प की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पूरी सज़ा भुगतने की बात किस वजह से कही थी उन्होंने? गांधी जी ने किस बात की पूरी सज़ा भुगतने की बात कही थी? तो देखिए, सामूहिक जीवन की सज़ा भुगतने की बात गांधी जी ने कहीं नहीं कही है पूरे पैराग्राफ में। पैराग्राफ आप फिर से देख सकते हैं। आश्रम जीवन बिताने की सज़ा भुगतने की बात गांधी जी ने कही थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई उल्लेख गद्यांश में नहीं मिल रहा है। यानी इस विकल्प का गद्यांश में कही गई बात से इस विकल्प का समर्थन नहीं हो पा रहा है, अर्थात इसका संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। गलत नियम बनाने की बात नहीं, ऐसी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। आपका चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि वो देर से रसोई घर में पहुँचे थे और उसी की सज़ा, देर से रसोई घर पहुँचने की सज़ा भुगतने की बात गांधी जी ने इसमें कही। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, ये आपका कीवर्ड है। पहला विकल्प सब समान स्तर के हों, दूसरा समान विचारधारा का होना, तीसरा समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा, और चौथा समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। आइए एक एक विकल्प पर हम चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है आपका सब समान स्तर के हों। यही सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक जीवन बिताने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी का, हालांकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि किस तरह से समान स्तर हो उनका, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, किसी पक्ष की बात इन्होंने नहीं की। मान लेते हैं हम कि ये सभी पक्षों को मिला करके बात कर रहे हैं। तो आप इस पर अपना तर्क वैसे ही लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप एक समूह के सदस्य हैं, 10 लोगों की मित्र मंडली है, तो क्या सभी समान स्तर के होते हैं उसमें? एक कमज़ोर या वंचित वर्ग से आने वाला बच्चा भी आपके समूह का सदस्य होता है, अर्थात ये ऑप्शन खारिज हो जाता है कि सामूहिक जीवन बिताने के लिए समान स्तर का होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है समान विचारधारा का होना। देखिए, विचारधारा कह करके इन्होंने दूसरे ऑप्शन में थोड़ा सा बौद्धिक पक्ष की ओर इशारा कर दिया इसका।
ठीक है। और पहले ही ऑप्शन से इन्होंने दूसरा ऑप्शन का निर्माण कर दिया है, देखने पर ही लग रहा है। तो समान विचारधाराएं हों सामूहिक जीवन बिताने के लिए, यह भी आवश्यक नहीं है। ठीक है। आपकी विचारधारा आपके पड़ोसी की विचारधारा से सेम टू सेम मिले ज़रूरी नहीं है, तब भी आप उसके साथ सामूहिक जीवन बिता रहे होते हैं। तीसरा देखते हैं, समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं होगा। यही इसी वर्ड ने सब खराब कर दिया, यानी कंपटीशन की बात कर रहा है। सामूहिक जीवन में आप याद रखें कि प्रतिस्पर्धा नहीं अपितु सहयोग या कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। सहयोग की भावना से सामूहिक जीवन का निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है। आप ऐसा कर लें, समूह का निर्माण होता है, उसमें सामूहिक जीवन जिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सहयोग होना चाहिए। चौथा, समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन, ये आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन है। आगे चलते हैं। 123, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि पहला, कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। दूसरा, गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। जब गांधी जी ने ऐसा कहा। तीसरा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। और चौथा, गांधी जी झेप गए थे। आइए एक एक विकल्प को देखते हैं। ये बात पैराग्राफ में उस समय आई थी जब हरिभाऊ ने थोड़ा सा विनोद उनके साथ किया था, हाथ से किया था, तब उन्होंने कहा था कानून के सामने से बराबर होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका कि कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, यह एक मज़ेदार ऑप्शन है। और ध्यान से देखिए इसको, मैं जो जिस तरफ आप संकेत करना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं? इनमें कोई अंतर है क्या? नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं ना को आप अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें। कानून के सामने सब बराबर होते हैं, इतना सेंटेंस आप लें। और कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, दोनों बातें सेम हो गई। यानी उसी प्रश्न में कही गई बात को विकल्प में उल्टा करके लिख दिया गया। ठीक, तो यह विकल्प आपका नहीं होगा। ऐसा कई बार सीटेट में होता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भाई भेदभाव ना करना और बराबर होना दोनों एक ही बातें हैं। ये तो रही इस प्रश्न के संदर्भ में पहली बात। अब दूसरी बात जिसे आपको और ध्यान से समझना है इसी प्रश्न में, इसमें कहा गया है कि गांधी जी का यह कथन किस ओर संकेत करता है। देखिए ये भी आपका कीवर्ड है। यहाँ संकेत जो शब्द आया है उसका तात्पर्य है प्रतीक के रूप में कही गई बात। इसे एक सरल उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि प्रतीक के रूप में कोई बात कैसे कही जाती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब इस उदाहरण में मैं समझता हूँ आप मेरे भाव को समझ गए होंगे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने प्रयास किया कि एक उदाहरण से हम संकेत को समझ सकें। और भी बहुत तमाम सारे उदाहरण निकल के आ सकते हैं, फिर अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है। गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे, हाँ ये बात सही है। लेकिन आइए पहले तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए गांधी जी ने कहा कि कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं।
और गांधी जी झेप गए थे, ये भी नहीं। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। यहाँ आप तीसरे ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कई बार बात आती है, कई बार फिल्मों में भी ये डायलॉग के रूप में बोले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ हाथ के लंबे होने का तात्पर्य ये है, संकेत ये है कि कानून, व्यक्ति जो है वो कानून की पहुँच में होता है। ठीक है, हाथ का लंबे होना और यहाँ प्रश्न में आए हुए सेंटेंस बराबर होना, ये दोनों भिन्न तरह की बातें हैं, अलग तरह की बातें हैं। इसलिए इसका कोई भी संबंध इससे स्थापित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया जाता होगा? क्या वजह थी, ये बताना है आपको। पहला, ताकि लोग अंदर ना आ सकें। दूसरा, ताकि लोग एक आध दिन उपवास कर सकें। तीसरा, ऐसा गांधी जी का निर्देश था। और चौथा, ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें। आपको देखने से ही लग गया होगा, पैराग्राफ गद्यांश ये बता रहा है कि ये चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट है। फिलहाल अन्य विकल्पों को थोड़ा सा देखा जा सकता है। ताकि लोग अंदर ना आ सकें, नहीं, ऐसा कुछ भाव नहीं था उसमें। ताकि लोग एक आध दिन उपवास कर सकें, नहीं, गद्यांश से इस चीज़ का भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। और तीसरा, ऐसा गांधी जी का, नहीं, कोई ऐसा निर्देश उन्होंने गद्यांश में नहीं दिया है। चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, 125। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे क्या होता था? पहला ऑप्शन, गांधी जी और हरिभाऊ को बहुत असुविधा हुई। दूसरा, सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था। तीसरा, केवल धन की बचत होती थी। चौथा, सुव्यवस्था रहती थी। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि केवल इत्यादि जब भी शब्द आएँ, और यहीं पैराग्राफ पर आप पीछे जा कर के देख लीजिएगा वीडियो प्ले होते समय, कि केवल जो है वो धन के बचत की बात नहीं की गई है। अगर हम केवल धन को मान भी लेंगे सही ऑप्शन है, तो उसमें समय की बचत का भी उल्लेख आया है। ठीक है, तो इसको आप फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दीजिए। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं हम, सुव्यवस्था की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सुव्यवस्था जो है वो एक साथ भोजन करने की आवश्यक शर्त थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सुव्यवस्था जो है इनपुट है, कहने का मतलब, ठीक, इनपुट है। ये आउटपुट नहीं है। यहाँ आपसे इससे क्या होता था, यानी आउटपुट की बात आपसे पूछी जा रही है कि जब एक साथ भोजन करते थे तो उसका आउटपुट क्या होता था। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। अब देखते हैं पहला और दूसरा, दो बचे। गांधी जी और हरिभाऊ जी को बहुत असुविधा हुई, और दूसरा ऑप्शन सामूहिक जीवन का के महत्व का पता चलता था। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, एक साथ भोजन करने से गांधी जी और हरिभाऊ को असुविधा हुई हो, ऐसा कोई संकेत पूरे गद्यांश से हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो संबंध इसका स्थापित नहीं हो पा रहा है, रिलेट नहीं हो पा रहा है ये। और सेकंड जो है उसकी चर्चा बिल्कुल की गई है। अभी मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ कि सामूहिक जीवन का उससे महत्व का पता चलता था। आइए पीछे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आया है ना, सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता रहता। और आपसे मैंने कहा था ना केवल समय की बचत, यहाँ देखिए धन भी है, समय भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुचिता शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ये तो शुचिता शब्द का क्या अर्थ है? पहला, निष्पक्षता। दूसरा, पवित्रता। तीसरा, निर्मलता। और चौथा, सरलता।
तो शुचिता शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, शुचि शब्द में ता प्रत्यय लगा करके शुचिता शब्द बनता है, और ये ता प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है, जो कि भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु काम आता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? ठीक, आधिक्य, माणिक्य, अत्यधिक अथवा कौटुंबिक। हालांकि यह एक प्रत्यय जो है, इसका एक प्रश्न पिछले वीडियो में जो हिंदी प्रथम भाषा का था उसमें भी आ चुका है, और वहाँ हमने इसकी चर्चा की थी, तो ज़्यादा पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ लें, जो इक प्रत्यय है वह भाववाची संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में आता है, और यह एक तद्धित प्रत्यय है। और ऊपर गद्यांश को पढ़ते समय भी मैंने ये बता दिया था, ये कौटुंबिक जो शब्द आया है ये आपके गद्यांश में भी है। तो कुटुंब धन इक, यानी कुटुंब धन इक, ये आपका इस तरह से कौटुंबिक बनेगा, इक प्रत्यय लगा करके। ये प्रत्यय जो है वो काफ़ी चर्चित है और कई बार पूछा गया है। तो कुछ उदाहरण आप इसके कुछ पुस्तकों में देख लीजिएगा तो आपको सुविधा हो जाएगी। जैसे मुख में इक प्रत्यय लगा दें तो मौखिक, ऐसे ही वर्ष में लगा दें तो वार्षिक, तर्क में इक प्रत्यय अगर लगाएं तो तार्किक शब्द बनता है। तो इस तरह से कई सारे हैं। विचार में आप इक लगा दें वैचारिक हो जाएगा। तो 2-4-6 उदाहरण आप इस तरह से रखें अपने पास, तो उससे एक आइडिया आपको हो जाता है कि हाँ इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। ध्यान देने वाली यहाँ एक बात और भी है कि लास्ट में क होना ही है। और जैसे कुटुंब आपने देखा, कुटुंब में इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय का का ये लास्ट में रहेगा ही यहाँ पर। और कुटुंब का जो कु है इसमें थोड़ा सा विकार या परिवर्तन आ जाता है, ये क हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से संसार है, इक प्रत्यय आप जोड़ेंगे उसमें तो सांसारिक हो जाएगा, यानी स पर आ की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है या उसको दीर्घ हो जाता है तो सांसारिक हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप अपने ध्यान में रखिए। आइए दूसरे विकल्पों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये देखिएगा, एक चीज़ शायद मुझे और बता देनी चाहिए थी। प्रश्न संख्या 126 पर अगर आप पीछे लौटिए तो जो सुचिता वाला है, तो मैंने आपसे बताया ना कि इसमें ता प्रत्यय है। तो देखिए सब में ता प्रत्यय है। ठीक है, सब में ता है। ठीक, पवित्र धनता, पवित्रता, निर्मल धनता, निर्मलता, और सरल धनता, सरलता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे दिख गया अभी तो मैंने सोचा आपको बता दें, संकेत कर दें, हालांकि आप लोग जान ही गए होंगे। खैर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ अब प्रश्न संख्या 127 पर हम लोग पुनः वापस लौटते हैं। तो इसका राइट आंसर कौटुंबिक हो गया है। थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं, माणिक्य, आधिक्य और अत्यधिक को। देखिए अत्यधिक में ये बना हुआ है अति धन अधिक से। ठीक, तो यहाँ प्रत्यय होने के बजाय अति जो है वो उपसर्ग है। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो ऐसे शब्दांश या व्यय होते हैं, कह लीजिए, जो किसी शब्द के पहले आकर के उससे जुड़ जाते हैं और एक विशेष अर्थ जो है वो प्रकट करते हैं।
ठीक है, अर्थ उनका विशिष्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में लें, मान शब्द है, मान यानी जो सम्मान के अर्थ में आता है। अब इसके आगे यदि अप उपसर्ग आ गया तो देखिए ये बन गया अपमान, यानी मान से विपरीत अर्थ चला गया, इसका विशिष्ट अर्थ हो गया अपमान। तो ये रही एक छोटी सी उपसर्ग की बात। तो इसलिए जो है ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका ये होगा नहीं। अब आइए माणिक्य को देख लेते हैं। माणिक्य में मणि, धन कन, धन शै, ये जो है प्रत्यय है, दो प्रत्यय हैं इसमें, कन और शै। कन का शेष बचता है और शै का या शेष बचता है। कैसे शेष बचता है, क्यों बचता है, ये सब शब्द सिद्धि की बातें हैं, ये इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ यहाँ आपके पर्सपेक्टिव से, इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। केवल मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से चीज़ों को समझ लें बस। तो कन का शेष बचता है, शै का य शेष बचता है, और जो कन प्रत्यय है वो आता है अनुकंपा, एक तरह से कह लीजिए अनुकंपा का बोध कराने के लिए हम कन प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कन प्रत्यय लगा करके ही भिक्षु से भिक्षुकः बनता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं भिक्षुकः शब्द का अर्थ जो है बेचारा भिखारी, यानी अनुकंपा का बोध यहाँ पर है, दीनता का बोध है। इसी तरह से अन्य शब्द भी, तो ये कन का उदाहरण है। ठीक, तो दो प्रत्यय यहाँ पर, एक कन को आपने समझ लिया, दूसरा शै है। कन आता है अनुकंपा के अर्थ में, अनुकंपा, और शै जो है वो है भावार्थ प्रकट करने के लिए शै प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसके लिए ये तो संस्कृत की दृष्टि से मैं आपको ये बातें बता दे रहा हूँ, और इसके जो सूत्र जो रिलेटेड हैं वो कन प्रत्यय के लिए अनुकंपायाम एक सूत्र आता है। और अगर शै प्रत्यय की मैं बात करूं तो वर्ण दृढ़ादिभ्यः शै च, ऐसा सूत्र आता है। ठीक है, लेकिन ये कभी आपके एग्ज़ाम में शै प्रत्यय आएगा नहीं या कन प्रत्यय आएगा नहीं। ठीक है, इक इत्यादि या ता इत्यादि प्रत्यय ही प्रायः ये पूछे गए हैं, अभी तक की जो परंपरा रही है। ठीक, और इस तरह से तो माणिक्य जो शब्द बनेगा, निर्माण होगा, इसका जो अर्थ होगा वो होगा लाल, यानी रेड। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं आधिक्य को भी। तो इसमें अधिक शै, जिसका कि यह बचता है, ये बीच वाला शै। ठीक, तो इस तरह से आधिक्य में शै प्रत्यय है, माणिक्य में कन और शै दोनों हैं, और अत्यधिक में जो है वो अति उपसर्ग है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके वो खारिज हो जाते हैं, और आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कौटुंबिक। आइए आगे बढ़ते हैं। भोजनालय का संधि विच्छेद है। पहला भोजन धन लय, दूसरा भोज धन नालय, और तीसरा है भोजन और अलय, और चौथा है भोजन और आलय। देखिए संधि की चर्चा इसके पहले भी की जा चुकी है, और एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार है, वर्णों का मेल होगा, यहाँ जानते रहिएगा, शब्दों का या पदों का नहीं, वो समास हो जाता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी जब दो पद या शब्द आएं और पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलें और उनमें एक विकार या परिवर्तन हो जाए, विकार का तात्पर्य परिवर्तन हो जाए,
तो उसे हम संधि कहते हैं। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि विकारजन्य जो मेल है, योग है, वही संधि है। वर्णों का विकारजन्य मेल संधि है। अब संधियों के भेद देखें तो उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आदि आ जाती है। और यहाँ जो आपका ये उदाहरण दिया गया है, यह उदाहरण जो है स्वर संधि का है। ठीक। और ये भेद इसीलिए होते हैं कि जब स्वरों का, मान लीजिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और बाद में जो शब्द है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं उसका प्रथम वाला जो वर्ण है वो स्वर है, तो ये इस तरह से दोनों आकर के आपस में मिलेंगे तो स्वर और स्वर मिल रहा है, स्वर संधि हो गई। इसी तरह से सामान्य रूप से आप समझें, जब व्यंजन की बात, व्यंजन आपस में योग करेंगे या मिलेंगे तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। ये एक सामान्य बात है और इसी आधार पर भेद इनके किए गए हैं। चूँकि ये स्वर संधि का उदाहरण है जो आपके प्रश्न में दिया गया है, तो स्वर संधि को आप समझ लें एक लाइन में केवल कि दो स्वरों के मेल से जब कोई परिवर्तन उत्पन्न हो या विकार हो तो उस परिवर्तित रूप को ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में भी कई भेद हो जाते हैं। दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है, अयादि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है। तो जब कभी संधि का ये चूँकि विस्तृत टॉपिक है, जब आएगा तो एक अलग से वीडियो बना करके, भले ही वो 2 घंटे का क्यों ना हो जाए, वहाँ पर इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि ये स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में भी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यानी उसके भेद प्रभेद में भी अगर हम जाएं तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर दीर्घ संधि क्या है? तो उसकी एक बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा कि जब दो सवर्णी स्वर या सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं, ठीक है, दीर्घ अर्थात अपने बड़े स्वरूप को प्राप्त कर लें, ठीक है, आ यानी आकार कह लीजिए या छोटा आ कह लीजिए, और बाद में भी जो शब्द पहले आ रहा है उसका अंतिम वर्ण मान लीजिए कि छोटा आ है, एक आम तरीके से समझ लीजिए उसे। अब और जो बाद वाला वर्ण जिसको आप मिला रहे हैं उसमें भी छोटा है, तो आ मिल करके उसका दीर्घ स्वरूप यानी बड़ा आप जिसे कहते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से, तो वो आ हो जाता है। इसी तरह से ई और ई मिल करके ई हो जाता है, उ और उ मिल करके ऊ हो जाता है, नहीं दीर्घ हो जाता है। यहाँ दीर्घ संधि में मैंने एक सवर्णी या सवर्ण स्वर की बात कही। सवर्ण को आप थोड़ा सा समझ लें संस्कृत के दृष्टिकोण से। एक सूत्र आता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक। यहाँ मोटे मोटे तौर पर 4 पद आए हैं, तुल्य, आस्य, प्रयत्नम और सवर्णम, ये 4, ठीक। आस्य जो यहाँ पर पद आ रहा है उसका तात्पर्य है स्थान, यानी यूँ समझें आप कि मुख का वह भाग जिससे उच्चारण में काम लिया जाता है, जैसे कंठ, गला, तालु ऊपर की जहाँ जीवा टकराती है, ठीक है, मूर्धा इत्यादि स्थान। तो आस्य का अर्थ हो गया स्थान। फिर आता है प्रयत्न। प्रयत्न भी 2 तरह का बताया गया है, यानी सवर्णी निर्धारित कैसे किया गया ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कौन किसका सवर्णी है कैसे पता चले। तो पहली चीज़ स्थान की दृष्टि से, और दूसरा शब्द आ रहा है प्रयत्न। तो देखिए प्रयत्न 2 प्रकार के, एक आभ्यंतर और एक बाह्य प्रयत्न बताया गया है उसमें, ठीक है। तो जब विस्तृत चर्चा कभी होगी तो इनकी पूरी विस्तार से बात की जाएगी। आभ्यंतर प्रयत्न का तात्पर्य मान के चलें जो अपने भीतर आप प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे वर्ण उच्चरित होते हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं। तो स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके तुल्य अर्थात समान हो, तुलनीय हो, ठीक है,
उन्हें ही हम सवर्ण कहते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य है आस्य यानी स्थान, और प्रयत्न, प्रयत्न भी विशेष रूप से अभ्यंतर प्रयत्न, जिनके ऐसे वर्ण या कह लें अक्षर सवर्णी कहलाते हैं। ठीक, जैसे इस उदाहरण के फोर्थ ऑप्शन में आप देखें तो भोजन के न इस व्यंजन के अंत में आया हुआ आ, ना में आ जुड़ा हुआ है ना। आप जानते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो इस ना में आ जुड़ा हुआ है, ये स्थिति बन रही। तो ये आ, और बाद में जो ये आलय पद आ रहा है, आलय का मतलब होता है घर, तो इसका आ यानी भोजन का अंतिम न और आलय का आरंभिक अ, ये दोनों सवर्णी जो हैं आपस में जुड़ते हैं। अब यहाँ आ और आ ये सवर्णी हुए, और ये दोनों जुड़ करके जो है दीर्घ हो जाते हैं, यानी अपने बड़े स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो आशेष बचता है यहाँ पे। अब यही आ जो है आ करके इस ना में जुड़ जाता है और इसके स्वरूप को ये बना देता है। ठीक, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये ना जो है, ना पे आ की मात्रा जो लगी हुई है इसी प्रक्रिया के स्वरूप में लगी हुई है। ठीक है, और सामान्य रूप से सवर्णी का वैसे भी अर्थ अगर आप देखें तो सवर्णी यानी एक जैसे रूप रंग वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आ और यानी जो पहला पद है उसका अंतिम आ, और बाद वाला जो इधर से पद आ रहा है उसका, इधर से जो पद है उसका अंतिम आ, और जो उत्तर पद है जिसे आप जोड़ रहे हैं उसका आ, ये मिल करके दीर्घ हो जाते हैं बड़ा। यहाँ यह भी स्थिति हो सकती है कि आ हो और यहाँ पर आ हो, तो ये भी आ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ आ हो, यहाँ आ हो, तो भी इसकी स्थिति यही बनेगी। इसी प्रकार से ई उ सब में यही स्थिति जाएगी। ई और ई, यह भी ई और ई और ई का मेल होने पर दीर्घ संधि में ई हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ बड़ी ई है और इस पद के प्रथम में बड़ी ई है, तो भी रूप परिवर्तित होकर के दीर्घ के ही रूप में होगा। इसी तरह से उ इत्यादि के रूप में। आशा करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। संधि एक विस्तृत चैप्टर है, इस पर आवश्यकता है एक वीडियो बनाने की, तो फिर कभी बाद में देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका भोजन और आलय, भोजनालय। ठीक है, प्रायः आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब संधि विच्छेद होगा तो प्रायः संधि जो टूटेगी, विच्छेद मतलब जो उसका टूटना होगा, वो सार्थक पदों के रूप में होगा। ये एक सामान्य धारणा आप मान करके चलिए। तो आलय यानी घर, और भोजन आप जानते ही हैं कि जहाँ भोजन किया जाए, तो भोजन करने का घर यानी भोजनालय या रसोई घर जिसे हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ अलय और नालय ये सार्थक खंड नहीं है। भोजन तो यहाँ ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, भोजन या भोज को माना जा सकता है, लेकिन कई बार उसी से मिलते जुलते जो सार्थक खंड हो रहा है और जो राइट आंसर है उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो पेपर सेटर होता है वो उन विकल्पों को तैयार कर देता है, खड़ा कर देता है। जैसा कि इस प्रश्न में देखने पर मिलता भी है कि जैसे यहाँ सही रूप यहाँ उन्होंने फोर्थ ऑप्शन में रखा, छोटा आ यहाँ लगा दिया, ठीक है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से ना काट के यहाँ ले गए, नालय कर दिए इसको। तो ये एक तरीके से वो अपना सेट कर लिए रहते हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो 2 4 10 हर संधियों पर करीब 10-20 ऑप्शन आपके पास अगर तैयार हैं तो आप विच्छेद को पकड़ ले जाएंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रसोई घर शब्द है, क्वेश्चन नंबर 129। रसोई घर शब्द है पहला रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक और चौथा तत्सम। देखिए, अगर शब्दों को हम उत्पत्ति की दृष्टि से उनका वर्गीकरण करें, उनको समूहों में बांटें, तो उनके 3-4 आधार बनते हैं। जैसे या तो वह शब्द तत्सम होगा, या वह तद्भव होगा, या देशज हो सकता है, अथवा विदेशी हो सकता है। अगर विदेशों में उसकी उत्पत्ति है, मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा का कोई मूल शब्द है और उसको हम एज इट इज़ हिंदी में अपने यूज़ करते हैं, वो एक विदेशी शब्द हो गया। देशज वो है जिसका निर्माण आपके ही देश में हुआ हो, ठीक है, आसपास ही हुआ हो, ठीक है। और तत्सम, तत् अर्थात उसके, सम माने समान, यानी संस्कृत के समान, उसके अर्थात संस्कृत के समान। तो संस्कृत से जो शब्द आए हिंदी में ले लिए गए एज इट इज़, वो तत्सम कहलाए। और जिन शब्दों का संस्कृत से लेने के बावजूद हिंदी में आकर रूप बिगड़ गया, परिवर्तित हो गया, उसमें विकार आ गया, वो तद्भव कहलाए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 4 वर्गीकरण उसके हो जाते हैं, जिन पर कभी हम विस्तार से उनके उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। अब जो दूसरी बात है वो होती है बनावट की बात, रचना की बात, ठीक है। जब हम शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वही रचना या बनावट कही जाती है। जैसे ऊपर के ही उदाहरण में ले लें, हमने भोजन शब्द लिया और आलय शब्द लिया, दोनों को मिला दिया, भोजनालय बन गया। निर्माण उसका हो गया, बनावट हो गई, रचना हो गई। ऐसे ही विद्या शब्द है, आलय शब्द है, आप ले लीजिए, विद्यालय बन गया, ठीक है, एक नवीन शब्द हमने गढ़ दिया। तो इस तरह से बनावट की दृष्टि से हम देखें तो 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक रूढ़ शब्द होगा, दूसरा यौगिक शब्द होगा और तीसरा योग रूढ़ होगा, ठीक। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ मैं आपके विकल्पों की बात करूँ तो तत्सम जो है आपका, और ये 2 कैटेगरी में बटेंगे। ये रचना या बनावट के आधार पर माने जाते हैं और ये तत्सम माना जाता है उत्पत्ति की दृष्टि से। जो 2 भेद हुए हैं, ये पहला और दूसरा भेद है। तो ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रचना के अंतर्गत और तत्सम उत्पत्ति के अंतर्गत। तो रचना या बनावट के अंतर्गत जो ये 3 भेद आए, इनको बस एक एक पंक्ति में हम देखते हैं। देखिए, रूढ़ हम किसे कहेंगे, पहले वाले को समझ लेते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें उन्हें हम रूढ़ कहेंगे, ठीक है। सार्थक खंड यानी टूटने के बाद उन दोनों का अर्थ अलग अलग न निकल सके या वो अपने अपने अर्थ का बोध न करा सकें, ठीक है। यहाँ मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ नीचे कि रूढ़ में ये स्थिति होगी कि सार्थक, यहाँ खंड भी लिख देता हूँ मैं, सार्थक खंड आगे मैंने क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि सार्थक खंड न हो सके तो वो रूढ़ हो जाएंगे। तो ये सवाल उठा कि फिर कैसे, तो जैसे कान शब्द है, ये रूढ़ है। अब आप इसके अगर टुकड़े करें, मान लीजिए का और ना में इसके टुकड़े कर दें, तो इसका कोई अर्थबोध नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये हो गया रूढ़ शब्द का उदाहरण। आगे देखिए, दूसरा है योग रूढ़। ये रूढ़ का ठीक उल्टा, यानी जिसके साथ ऐसा शब्द जो मेल से बना हुआ हो, यानी शब्दों के मेल से बना हुआ हो, और जिसके सार्थक खंड
हो जाएं, सार्थक खंड, और यहाँ मैं टिक मार्क लगा देता हूँ, यानी हो जाए। ठीक, सार्थक खंड हो। तो वह कैसे? तो आप देख सकते हैं, जैसे कल हमने चर्चा की थी समास के प्रकरण में, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार ये एक है, और इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये घुड़ और सवार टूट जाएगा। दोनों अपना अपना, दोनों ही जो है वो सार्थक खंड है। घुड़ से घोड़े का बोध और सवार से उस पर बैठने वाले का बोध हो रहा है, तो ये योगरूढ़ हो गया। अब आइए, सॉरी, ठीक है, यौगिक है। यौगिक है, ठीक, ये यौगिक है। यौगिक जिसके, जो योग से बना हो और जिसके सार्थक खंड हो जाएं। ठीक, मैं क्षमा चाहूँगा, एरो गलत लग गई, यो और मुंह से गलत निकल गया। तो रूढ़ जिसके सार्थक खंड न हो और यौगिक जिसके सार्थक खंड हो जाएं। ठीक है, अब आइए योग रूढ़ की बात करते हैं हम, वो सुधार कर लीजिएगा भाई वहाँ पर। योग रूढ़ वह शब्द है जिसमें यौगिक शब्द के पूरे लक्षण होते हैं, अर्थात वे योग रूढ़ जो शब्द हैं वह यौगिक होते हैं, परंतु मेल के बाद वह अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध कराने लगते हैं। ठीक, अन्यार्थ का बोध कराते हैं, स्वयं अपना अर्थ वो त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कई सारे इसके उदाहरण हैं, दशानन, लंबोदर, ठीक है, पंकज जिसका अर्थ कमल होता है। अब यहाँ चाहें तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि योग रूढ़ जो होता है यौगिक, यानी यौगिक के पूरे लक्षण होंगे इसमें, परंतु अन्यार्थ बोधक, ऐसा लिख लें। बस एक लाइन से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने चीज़ को समझ लिया है तो यही लाइन आपके दिमाग में रहेगी, क्लियर रहेगा। तो रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ तीनों शब्द स्पष्ट हो गए। हाँ, यहाँ योग रूढ़ का एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे दशानन पद है, दशानन। ठीक, मैं इसको मिटा करके फिर से लिखता हूँ क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। तो ये हो गया दशानन, इसमें दश और आनन दो पद सम्मिलित हैं। ठीक है, परंतु ये दोनों पद मिलने के बाद जब दशानन का निर्माण होता है तो इससे हमें बोध तो ये होना चाहिए कि भाई जिसके भी 10 आनन या सिर हैं वही दशानन है। ठीक, 10 आनन यानी मुख हैं जिसके, वह 10 मुखों वाला है। तब चूंकि 10 मुख का जो इतिहास देखने को मिलता है वो रावण के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। ठीक, तो वह चीज़, यह जो दशानन शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है 10 मुखों वाला, वह जा करके दशानन के अर्थ में रूढ़ हो गया। अर्थात पहले दश और आनन इन दोनों शब्दों का योग हुआ और योग होने के बाद वो जा करके रूढ़ भी हो गया, इसीलिए इसको योग रूढ़ कहा जाता है। माने एक रूढ़ होने का मतलब है कि किसी एक अर्थ में बंध जाना। ठीक है, किसी अन्यार्थ में बंध जाना, रूढ़ हो जाना। तो ये रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया, जबकि होना ही चाहिए कि दशानन तो हम 10 मुखों वाले किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं। इसी तरह से लंबोदर इसका एक उदाहरण है, लंबा उदर,
ठीक है। अब लंबा उदर किसी का भी हो, पेट किसी का भी हो, तो लंबोदर है वो, मटकी जैसा पेट अगर किसी का निकला हुआ है, भारी भरकम। लेकिन ये अब गणेश के अर्थ में जो है ये योग रूढ़ हो गया है, ये लंबोदर जा कर के गणेश जी के अर्थ में। ठीक है, तो इसी तरह से तमाम सारे उदाहरण हैं जो योग रूढ़ के हैं। पंकज है, पंकज शब्द, तो पंक में ज अर्थात जन्म लेने वाला। तो कोई भी वनस्पति जो या जो कीचड़ में जीव जंतु भी मान लीजिए कोई उत्पन्न हो रहे हैं तो सारे पंकज कहलाएंगे। लेकिन पंकज शब्द जो है पंक और जा का पहले योग हो गया, उसके बाद वो जा कर के रूढ़ कहाँ हो गया, बंध कहाँ गया, कमल के अर्थ में। ठीक है, आशा है कि आप सब स्पष्ट हो गया होगा आपको। समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ये इसका आंसर जो होगा राइट, रसोई घर शब्द। तो हाँ, आप बताइए रसोई घर शब्द फिर कैसा हुआ? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। रसोई घर जो शब्द है वह हुआ यौगिक। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट। चूँकि रसोई और घर इनके योग से इसका निर्माण हुआ, दोनों ही सार्थक खंड हैं। देखिए रसोई और जहाँ वो स्थित है जिस कमरे में, उसको आप घर कहते हैं, रसोई घर। तो यौगिक हो गया इसका आंसर। आगे आगे फिर एक गद्यांश आ जा रहा है, आइए इसको जल्दी से पढ़ते हैं। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग ज़रूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से यह हमारी अपेक्षा रहती है कि वे पहली घटी घटनाओं को ज़रूर दोहराएं, यानी जो पहले घट चुकी हैं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। यह अंश लिया गया है क्या बताती हैं लोक कथाएँ, जो कि कमलेश चंद्र जोशी जी का है। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। लोक कथाओं में शामिल हैं क्या? तो घटनाएं पहला ऑप्शन, दूसरा लोक कल्पना, तीसरा लोक जीवन के रंग और चौथा लोक की उड़ान। ठीक, तो यहाँ आप देखें कि पैराग्राफ में इस स्थल पर हाँ, विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए भाषा विकास के संदर्भ में इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये चीज़ जो है यहाँ से आगे बताई जा रही है कि विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। तो ये उसका महत्वपूर्ण पार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लोक जीवन के रंग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? तो ये देखने से ही स्पष्ट है, हालांकि ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रामीण परिवेश की, दूसरा बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, तीसरा शहरी परिवेश की और चौथा विद्यालयी परिवेश की। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर के प्रश्न में अभी आपने देखा, तो जो कभी कभी आपको आंसर जो है वो पैराग्राफ में गद्यांश में देखना हो तो
जहाँ उसका मूल भाव है 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, 2-3 लाइन भी पढ़ा करिएगा और वहाँ से आप आंसर को टटोलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? जी बिल्कुल, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। ठीक है, ग्रामीण परिवेश या विद्यालय परिवेश नहीं, ये सब नहीं है। कहीं भी गद्यांश के भाव से ही स्पष्ट है कि वो आसपास मौजूद परिवेश की महक की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? वे कहानी में मज़े लें। चलिए भाई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे देखें कोई अच्छा आंसर है। वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। ये उल्लेख तो करते हैं ये गद्यांश में। तीसरा, कहानी सुनना। और चौथा, घटनाओं की भाषा को समझना। सही है। अब आइए, आपको दूसरा ऑप्शन सही है। वह कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके, यही अपेक्षा हमें बच्चों से रहती है। ठीक है, मज़े लेना हमारी अपेक्षा का जो है अपेक्षा हमारी ऐसी होती नहीं है कि वो मज़े लें। और अपेक्षा मूल रूप से ये होती है कि घटनाओं को याद रखें ताकि जो आगे कहानी जब बढ़ रही है, ठीक है, या कोई दूसरी कहानी उसी से मिलती जुलती आ रही है, तो पिछली घटना से आगे आने वाली घटना को रिलेट कर सकें, जोड़ सकें। और हमारी अपेक्षा कहानी सुनना बच्चों से नहीं रहती, तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। घटनाओं की भाषा को समझना, ठीक है, घटनाओं की भाषा को समझने जैसी हमारी अपेक्षा नहीं रहती, ना तो एज ए टीचर, ना तो एज ए गार्जियन, अगर हम उसे घर पे भी कहानी सुना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु, कहानी का मुख्य बिंदु आपको बताना है। पहला, लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। चलिए भाई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लोक कथाओं में लोक तत्व होता है। आगे चलें। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। गुड, यही होगा। कहानी में याद रखना जरूरी है, तो वैसे भी कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, सतही आंसर है ये चौथा। तीसरा आपका सही है, लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। ठीक, देखिए इसका जो की पॉइंट है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। ठीक है, तो लोक जीवन का हिस्सा है, ये कहा जा सकता नहीं है। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये है जीवन का हिस्सा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दादा दादी, नाना नानी इत्यादि कहानियाँ सुना रहे हैं, तो और बच्चों के वो जीवन के हिस्से के रूप में है, और नाना नानी के भी जीवन का एक हिस्सा के रूप में है। ठीक है, या दादा दादी के। और लोक तत्व होता है, ये होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जा सकता है। इसी तरह से हमारी इस जो सॉल्व सीरीज चल रही है, उसका हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, प्रश्नों पर अपनी समझ का विकास कैसे किया जाए, ये हमारा मकसद है, और उसी मकसद को आगे लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो कहा जा सकता है, यानी जब लोक कथाओं के माध्यम से हम कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। आगे बढ़ते हैं। 134, परिवेश की महक पद का क्या अर्थ है? पहला, परिवेश की खुशबू। दूसरा, परिवेश की गंध। तीसरा, परिवेश की विशिष्टताएं और सीमाएं। चौथा, परिवेश की कहानियाँ। देखिए मज़ेदार चीज़ है, यहाँ से इसको पकड़िए। देखिए, महक शब्द को ही ट्रांसलेट करके इन्होंने पहले और दूसरे ऑप्शन में रख दिया है। मतलब इस तरह से आंसर इन्होंने बता दिया कि कोई भी अगर नॉर्मल आदमी है तो वो चक्कर में पड़ जाए, अगर थोड़ा बहुत वो सोचे कि यार खुशबू लगाएं कि गंध लगाएं, इसकी मीनिंग बतानी है हमको,
वो इसी अर्थ के चक्कर में पड़ जाए, मतलब जिसकी औसत से भी कम बुद्धि है उसकी स्थिति बन रही है ऐसी, ठीक है। लेकिन ऐसी ये ट्रांस, इसका अनुवाद नहीं करना है, महक शब्द का अनुवाद या दूसरी भाषा में उसको समानार्थी समान रूप दे करके उसका अर्थ नहीं बताना। यहाँ अर्थ बताना है कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, तात्पर्य क्या निकल रहा है। तो उसका तात्पर्य निकल रहा है तीसरा, परिवेश की विशिष्टताएं और सीमाएं, परिवेश की महक से यहाँ तात्पर्य है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा, परिवेश की कहानियाँ नहीं होगा। और अगर आप देखना चाहें तो पीछे आकर के आप परिवेश की महक जहाँ देखें, जहाँ ये वर्ड आता है, ठीक है, यहाँ देखें आप। लिखा है कि लोक कथाओं के बारे में कहा जा सकता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच, कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135, कहानी की क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। वाक्य किस ओर संकेत करता है? तो कहानी की क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है, ठीक है। जो घटनाएं हैं वो मनोभावों से मेल खाती हैं, कहने का तात्पर्य। ये तो यह वाक्य किस ओर संकेत करता है? पहला, कहानियाँ बच्चों की मानसिक दशा को दर्शाती हैं। बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी में घटनाएं घटती हैं। तीसरा, कहानियों में एक क्रम होता है। और चौथा, बच्चे भी कहानी के क्रम में ही सोचते हैं। तो आइए देखते हैं, बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी में घटनाएं। हाँ, राइट आंसर होगा ये आपका। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है, पहला, कहानी बच्चों की मानसिक दशा को दर्शाती है, नहीं। कहानी में एक क्रम होता है, कहानियों में एक क्रम होता है, ठीक है, इस वजह से मनोभाव और घटनाएं मिलती जुलती हैं। बच्चे भी कहानी के क्रम में ही सोचते हैं, ही नहीं, ठीक है। ऐसा फोर्स्ड आंसर जो है उससे आप बचिएगा, क्रम में ही सोचते नहीं। बच्चा अलग भी सोच सकता है, कहानी का स्वरूप कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी ना है कि दोनों एग्जैक्ट मेल खाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पेडागॉजी के सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 136, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? पहला, बच्चों को उनकी त्रुटि का एहसास कराएंगे। दूसरा, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा, ठीक है। देखिए ये सब फौरी तौर पर रिजेक्ट करने वाले आंसर हैं। सीटेट में ऐसा लाल स्याही से घेरा लगाएंगे, त्रुटि का एहसास कराएंगे। क्या करा लीजिएगा आप त्रुटि का एहसास कराएंगे, ठीक है। ये कोई सुधारात्मक बहुत अच्छे उपाय नहीं है। अगर आप सुधार देख रहे हैं, बच्चों में प्रोग्रेस हो, सकारात्मक भाव आए इन चीज़ों को लेकर, तो त्रुटियों का एहसास कराना, लाल स्याही से घेरा कराना, ये सब सतही आंसर हैं। इनको कभी मत सही के रूप में कभी टच मत कीजिएगा। तीसरा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। और चौथा है, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखना। ये सब भी बिल्कुल सतही आंसर हैं सब। तीसरा आपका राइट है, ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो आरंभिक दौर में जब बच्चा सीख रहा होता है तो हम ये प्रक्रिया, त्रुटि तो यहाँ भी हो रही है, इस उम्र पे भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो त्रुटि हमेशा एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, वो होती है, सुधार होता है, फिर उस त्रुटि होती है, चलता रहता है जीवन भर। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यहाँ तक कि थॉर्नडाइक महोदय ने दे दिया सीखने के संदर्भ में। तो इसे आप स्वाभाविक सहज प्रक्रिया माने। हाँ, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण आप कर दें, ठीक है, जिससे वो बच्चा अपनी वर्तनी को और अच्छे से सीख सके। आगे बढ़ते हैं। 137, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? ठीक है, एक नहीं है, बाकी तीन हैं। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अलंकारिक प्रयोग की क्षमता
ये हायर लेवल, उच्च स्तर की बात है। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, यही मुझे लगता है सही भी होगा। मानवीय मूल्यों का विकास, हाँ, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, हाँ ये भी है कि बच्चा सही अर्थ जो है, जो शब्द आप बोल रहे हैं और जिस संदर्भ में बोल रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण कर ले वो। ठीक है, तो चौथा, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। हाँ, उन्हें आप, जैसे आपने संदर्भ प्रोवाइड करा दिया बच्चों से बात का, कोई एक टॉपिक दे करके कि आप बर्थडे में गए थे पिछली बार, आप बताइए वहाँ पे क्या क्या हुआ। ठीक है, एक संदर्भ आपने दिया, परिस्थिति क्रिएट की आपने, तो बच्चा बातचीत करता हुआ अपनी भाषा का विकास करता है। और बातचीत के माध्यम से जो जितना बढ़िया भाषाई विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, एक सशक्त माध्यम है बातचीत। ठीक, तो कभी भी आंसर आया करे तो आप बातचीत पर ज़रूर ध्यान दें कि किस विकल्प में कही गई है ऐसी बात, कि बातचीत कराना या बातचीत के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आपका ये जो विकल्प है पहला, यही नहीं होगा। ठीक है, अलंकारिक प्रयोग की क्षमता। यहाँ एक चीज़ जो सेकंड ऑप्शन में मानवीय मूल्यों का विकास है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल्य पद काफ़ी कई बार आता रहता है, वैल्यू या वैल्यूज़ आती रहती हैं ये। तो मूल्य जो है, सरल भाषा में हम कहें तो मूल्य भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था का वह गुण है। ठीक है, वह क्वालिटी है जिससे मनुष्य का कोई खास मकसद पूरा होता है, कोई लक्ष्य पूरा होता है। ठीक, तो दो चीज़ें आई इसमें, भौतिक वस्तु और मानसिक स्थिति या अवस्था। इसे ऐसे समझें, भौतिक वस्तु के रूप में हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण दूं आपको, कि मैं इस तरह से स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जबकि मेरी इच्छा है कि जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, आईएफपी है, उस पर सीधे आपको जो है पढ़ाया जाए, मैं भी आपको दिखूं, बोर्ड भी बड़ा सा हो, डिजिटल बोर्ड हो। तो ये हो गई भौतिक वस्तु, चूँकि वो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, एक भौतिक वस्तु है वो, और उसमें मैं कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण देख रहा हूँ, तो वह मेरे लिए मूल्य हो गई। ठीक है, यानी मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मेरे लिए कीमत रख रही है, वैल्यू रख रही है। ठीक है, ये तो हो गया भौतिक वस्तु का उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप देखें जो मानसिक स्थिति का है या अवस्था का है, तो जैसे आप ले लें ईमानदारी, ऑनेस्टी को ले लें। तो ईमानदारी एक मानसिक अवस्था के गुण के रूप में है। तो जो मान लें कि व्यक्ति के आचरण, उसके व्यक्तित्व, ठीक है, और उसके कार्यों पर उसका स्पष्ट प्रभाव रहेगा उस ईमानदारी का, उसके अंतर्गत वह कार्य रहेगा। क्यों? क्योंकि ईमानदारी जो है उसके लिए वैल्यू यानी कीमत की तरह है। अपने जीवन में वो समझता है कि हमें ईमानदार रहना है चीज़ों के प्रति। तो भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था की वह गुण जिससे जो है हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, मूल्य कहलाता है। ठीक, अब तमाम सारे उसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लें कई सारी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है मूल्य को। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें न्यायिक मूल्य क्या है, तो न्यायिक मूल्य निष्पक्षता है। अगर न्याय निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है, तो इसका मतलब मूल्य की श्रेणी में नहीं है वो। ठीक है, तो निष्पक्षता जो है एक तरह का न्यायिक मूल्य है।
इसी तरह से भोजन इत्यादि का जो है वो भौतिक मूल्य है वो एक तरह से, ठीक है। कपड़े हैं, भौतिक मूल्य हैं। तो मानवीय मूल्य की जहाँ तक बात करें, जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हमारे होते हैं वो मानवीय मूल्य की श्रेणी में आते हैं। मूल्य शिक्षा की बात की जाती है, इस पर तमाम चर्चाएं होती हैं। किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इस पर भी बात कर ली जाएगी। उम्मीद है कि एक मोटा मोटी बात आपकी समझ में आ गई होगी, जिसका पहला आंसर राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 138, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? सर्वाधिक सहायक है। और क्या करना है? क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना है। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जी नहीं, ठीक है। इससे क्या आप कौन सी प्रगति का रिकॉर्ड रखेंगे? और क्या पता चल जाता है, कई बार बच्चे आपने देखा होगा कि मौखिक प्रदर्शन बड़ा अच्छा करते हैं, लिखित प्रदर्शन नहीं कर पाते, और आप उनका रिकॉर्ड रखे हुए हैं और उसी आधार पर उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या ये न्याय संगत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं रखने से किसी की प्रगति आंकी जा सके या सबसे सहायक हो सके, ये गलत है। नोटबुक बिल्कुल नहीं। शिक्षक डायरी शिक्षक से संबंधित है, जिसमें वो अपनी दैनंदिनी बनाता है रोज़ की, और क्या क्या करना है यूनिट वाइज, कैसे मेथड्स क्या लेंगे, टूल्स क्या होंगे, और तमाम इस तरह की चीज़ें। पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर होगा। सरल भाषा में विद्यार्थियों द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, ठीक है, एकेडमिक पीरियड में, उन उद्देश्य पूर्ण कार्यों का व्यवस्थित संकलन है पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें छात्रवार या कक्षावार अथवा वर्षवार ये जो विद्यार्थियों के कार्य हैं, जो तमाम तरह के कार्य, तमाम तरह की गतिविधियों को संपादित करते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कह लें तो ये विद्यार्थी का पूरा इतिहास है, बायोडाटा है, ठीक है। या इसी को अलग तरह से अगर आप परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि बालक के जीवन के जो सभी क्षेत्रों की जो क्रमबद्ध जानकारी है उसको इसमें एकत्रित करके रखा जा सकता है, ठीक है। सभी शारीरिक क्षेत्रों सभी क्षेत्रों में, मतलब शारीरिक विकास की प्रगति क्या है उसकी, मानसिक, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष किस तरह से मजबूत है, आदि आदि बातें। यानी किसी बालक की उपलब्धियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं, इन सभी का डेटा उसमें सुरक्षित रहता है। ये प्रश्न कई बार आया है आगे भी चल करके, तो किसी दिन पोर्टफोलियो को एक पर्टिकुलर वीडियो पर अच्छे से डिफ़ाइन कर देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे क्या होता है। पर मोटा मोटी हम लोग यही मान के चलेंगे, ये पूरा ब्यौरा है विद्यार्थी का, ठीक है। एक फ़ाइल मान के चलिए कि रखी हुई है जिसमें पूरा ब्यौरा विद्यार्थी का रखा रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं, ठीक है। सुनने बोलने के संदर्भ में केवल बात हो रही है, केवल 2 कौशलों के। तो पहला, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करवाइए आप कोई एकांकी या नाटक के ज़रिए प्ले करके। और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, देखिए बातचीत आ गई है यहाँ पर, अभी पीछे मैंने चर्चा की थी उसकी। कहानी कथन और श्रुत लेख। और चौथा, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। तो सुनना और बोलना ये दोनों जो होंगे, ये अधिक सहायक गतिविधि के रूप में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, भूमिका निर्वाह और बातचीत। अन्य विधियां जो हैं वो उतनी प्रभावी नहीं, अन्य विकल्प कह लीजिए, अन्य विकल्प उतने प्रभावी नहीं है जितना आपका दूसरा विकल्प है, ठीक है। सुनने और बोलने का बेहतरीन विकास तब होगा जब उसको किसी भूमिका का आप निर्वाह करने को दे दीजिए कि आपको ये राजा बनना है इस प्ले में, ठीक है,
तो उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, और आप बातचीत करिए उससे किसी घटना पर, हाँ तुम गए तो फिर तुमने क्या किया, फिर वहाँ क्या देखा, इस तरह से। तो सुनना बोलना दोनों कौशलों का बहुत तेज़ी से विकास होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? ठीक है, शुड बी की बात कर रहा है। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो, नहीं भाई प्राइमरी लेवल पर बहुत शुद्धता वगैरह की बात मत कीजिए। दूसरा विकल्प क्या है? दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, केवल सूक्तियाँ, सुंदर वाक्य। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। सूक्तियाँ एकमात्र नहीं, हाँ सूक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो आपको आगे बाला पेंटिंग देखने को मिलेगी ना, बिल्डिंग एज लर्निंग, तो उस पर तमाम चीज़ें, नंबर्स उस पर इंडिकेट किए जाते हैं, लेटर्स उस पर लिख दिए जाते हैं, संडे मंडे इत्यादि तक ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ना, कि वो सूक्तियाँ नहीं लिखी जाती वहाँ। तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। तीसरा, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। देखिए आ गया ना, अधिकाधिक अवसर मिले, अवसर आया ना, यही चीज़ आपको बार बार बता रहा था कि अवसर जैसे शब्दों का। और सबसे बढ़िया आंसर भी आपको पढ़ने से ही लग जाएगा कि बढ़िया आंसर है इसका। ठीक है, तो कई बार पढ़ने से अनुभूति हो जाती है राइट आंसर की, कि हाँ इसमें दम है कुछ। चौथा, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। नहीं, अब ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, यहाँ एक बढ़िया प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, शायद ये प्रश्न कहीं आया भी है, कि टीचर का रोल क्या है। ठीक है, आज के समय में टीचर की भूमिका क्या रहेगी। ठीक है, तो फैसिलिटेटर की भूमिका है, ये जानते रहिएगा। सुविधा प्रदाता की भूमिका में शिक्षक है। ठीक है, जो बच्चों को सुविधा प्रदान कराए, क्योंकि करना सब कुछ बच्चे को ही है, और बच्चा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके, संरचनावाद या रचनावाद, तो ज्ञान के रचना की बात करता है, निर्माण की बात करता है, जो बच्चा स्वयं निर्मित करेगा। ठीक है, निर्माणकर्ता टीचर नहीं है, केवल सुविधा प्रदाता है। तो ये प्रश्न आप जानते रहिएगा टीचर के नज़रिए से। आगे, ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है। देखिए अभी जब हमने भाषा प्रथम हिंदी पढ़ी थी, तो वहाँ जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल आया था। आप पिछला वीडियो चाहें तो देखें, वहाँ अभिव्यक्तात्मक कौशल आया था। और उसी पेपर सेटर ने जब बनाया द्वितीय भाषा हिंदी वाली, उसके 30 प्रश्न बनाए, तो वहाँ ग्राह्यात्मक कौशल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कभी चीज़ें जो है वो रिलेट हो जाती हैं। एक या दो पेपर बनाने वाले जो हैं, तो उस प्रश्न का आधा हिस्सा जो है वो पेपर 1 में दे देंगे कभी कभी, और उसका आधा हिस्सा जो है, या उसको दूसरे रूप में बदल करके पेपर 2 में दे देंगे। यही वजह है कि जब आप मान लीजिए दोनों पेपर के लिए अप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड के लिए, और पता चले कि फ़र्स्ट का पेपर दे करके आप बाहर निकलें एग्ज़ाम सेंटर से अपने, तो थोड़ा कुछ खा पी करके आप टटोलिया कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए पहले, क्योंकि आप थके रहते हैं। फिर अगर आपके पास बीच में गैप है, समय है, तो आप जो पहला पेपर है उसके कुछ प्रश्नों को ज़रूर टटोल लिया कीजिए, बेसिकली जिन पर आप दुविधा की स्थिति में थे। ठीक है, और उसको क्लियर कर लीजिए कि हाँ ये मैंने सही किया, ये गलत किया। क्योंकि जब आप दूसरी मीटिंग सेकंड पेपर मतलब 2 घंटे बाद सेकंड पेपर देंगे या 2.5 घंटे बाद, तो मिलते जुलते से 2-3 सवालों को आप पहले पेपर में आए हुए सवालों के रूप बदल करके आप फेस करेंगे उसमें सेकंड पेपर में। ठीक, ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे अभिव्यक्तात्मक कौशल वहाँ दे दिया गया, तो ग्राह्यात्मक कौशल वहाँ आ जाएगा। कई बार तो जैसे एक प्रत्यय पूछ लिया, उसमें विचार में एक प्रत्यय लगा करके कैसा पद बनेगा या शब्द बनेगा, और वही एक प्रत्यय सेकंड पेपर में भी पूछ लिया। ठीक है, तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको संकेत किया कि पेपर देने के बाद का जो बीच का गैप है, उसमें आप जो पेपर दे चुके हैं उसको ध्यान से एक बार ज़रा सा देख लीजिएगा दौड़ा करके जल्दी, तो आपकी जो है वो सेकंड पेपर में वो
हेल्प करेगा 2-3 सवालों तक की। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है जिसमें हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। वहाँ था अभिव्यक्त कौशल, ठीक, पेपर 1 में। ओके, ग्राह्यात्मक कौशल में शामिल हैं जिनमें ग्रहण करते हैं हम। तो देखिए भाई, बोलना, ठीक है, ये ग्राह्यात्मक नहीं है। तो बोलना जहाँ भी है, बोलने में हम कोई चीज़ जब बात करते हैं तो मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, अभिव्यक्त करते हैं आप खुद को दूसरों के समक्ष। तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए तुरंत फौरी तौर पर, ठीक है। अब सुनना पढ़ना पहला बचा और दूसरा पढ़ना और लिखना। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में पढ़ना तो ठीक है, ग्राह्यात्मक कौशल है, लेकिन लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसके ज़रिए आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कोई चीज़ लिख करके, जैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। 142, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ठीक, आइए फटाफट से देखते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंकिता को ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं। पीछे पीछे दोहराना बहुत सार्थक नहीं होगा और इसकी मान्यता नहीं है पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में देखा जाए तो। स्वयं, दूसरा ऑप्शन है, स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। हाँ, ये ऑप्शन सही, अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। उसे ड़ा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। नहीं, ये बहुत प्रभावी नहीं होगी भाई, ठीक है। आप फैसिलिटेटर हैं ना, आपने सीडी सुनने के लिए दे दी, बस आपका काम ख़त्म नहीं। जब तक वो सीख ना जाए तब तक आपको उसके पीछे पीछे लगे रहना होगा और उसकी समस्याओं पर ध्यान देते रहना होगा एज ए टीचर। और चौथा, अंकिता को ड़ा वाले शब्दों की सूची दे देंगे। यहाँ भी आप अपनी जो है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए, ठीक है। एज ए टीचर आपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, अपनी सूची पकड़ा दी, ठीक। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा कि स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से, ठीक है, आसानी से सहज भाव से उसके समक्ष आप प्रस्तुत करिए और उसे धैर्य से बोलने का अभ्यास कराइए। 143, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? यह राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, कि तीसरा, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, और चौथा, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, ठीक है। तो यह राहुल की आदत है कि वो जो है हकलाने लगता है, नहीं, जानबूझ नहीं। ये आंसर अभी फ़िलहाल सेकंड वाला हमें सही लग रहा है। जानबूझकर ऐसा करता है ताकि जवाब न देना पड़े, नहीं, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। हाँ, कुछ बातें कही जैसे तो उत्तर नहीं पता है तो ऐसा मतलब ये ना बोले, वो नहीं उत्तर पता तो लोग शांत रहते हैं ना, हकलाने थोड़े ना लगते हैं। सही उत्तर नहीं पता होता है तो वो हकलाने लगेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, ठीक। तो राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करने लगता है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा आंसर है सेकंड वाला। आगे चलते हैं। 144, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते, ठीक। माने कौन सी तरह के आप सवाल जो हैं वो न पूछें एक तरह से, क्योंकि वो समझ का मूल्यांकन अच्छा नहीं कर पाते कि बच्चे ने चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है। ये चीज़ ऐसे सवाल नहीं बता पाते हैं। तो कौन से तरह के सवाल हैं वो? तो विकल्प देखते हैं। क्यों, कैसे वाले प्रश्न? नहीं, ये तो सहायक होते हैं भाई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब बच्चा इस पर अपना स्पष्टीकरण देता है ना, उस कहानी या घटना से जोड़ करके बताता है तो समझ का मूल्यांकन होता है, ये तो सही है। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, उसकी समझ को, जैसे आपने कहा कि बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है,
तो वो जो है वो कहानी को टटोल करके अब तक जो समझे हैं उसके आधार पर इसका उत्तर देते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और यदि तो वाले प्रश्न, देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि कोई भी कहानी आपने सुनाई किसी पशु पक्षी जानवर इत्यादि से संदर्भित, तो जब आप ये कहें कि यदि ऐसा होता तो क्या होता, या साधारण रूप से हम कहें कि आप बच्चे को ही सेंटर में ला दीजिए कि यदि तुम होते तो क्या करते, या तुम होती तो क्या करती। तो ये अच्छे प्रश्न हैं। चौथा, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हो अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, ये नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन आप, ठीक है, ये समझ का मूल्यांकन नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पाठ से जोड़ते हुए अपना निजी अनुभव आप कह रहे हैं कि आप व्यक्त करिए, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। दूसरा, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। हाँ, अच्छा लग रहा है ये सेकंड वाला ऑप्शन। तीसरा, राधिका ध्यान से नहीं लिखती। और चौथा, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी कॉन्टिन्यूम अप्रोच, ये तीनों चीज़ें कहीं ना बिल्कुल सतही सी मालूम पड़ती हैं कि लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, वो ध्यान से नहीं लिख रही है, और उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये सामान्य बातें, ये मतलब ऐसे सामान्य बातें क्या मैं कहूँ कि जैसे सतही टाइप के उत्तर हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि राधिका अक्सर लड़का को लका लिखती है वो, लेकिन क्या करती, एक जैसे अड़ा इसमें छोड़ दिया उसने। ठीक है, अब मात्राओं का ज्ञान नहीं था, तो पहला ऑप्शन ही अगर हम देखें तो मात्राओं का ज्ञान नहीं था, तो उसने लका में आ की मात्रा कैसे लगा दी। कमाई होने लगी में कमाई होगी लिख रही है वो। ठीक है, इसको भूल गई वो ने को। ठीक है, और राधिका ध्यान से नहीं लिखती। ठीक है, तो इस ध्यान से नहीं लिखती अगर उत्तर के साथ आपको जाना ही है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप इससे अच्छा सेकंड के साथ ना चले जाइए। खुद से सोच के देखिए कि अगर आपकी लेखनी यहाँ आकर के फंस रही है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप क्यों ना सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। उससे तो बेहतरीन पढ़ने में ही लग रहा है। राधिका के विचारों की तेज़ गति के साथ उसकी लेखनी नहीं, विचार आते हैं उसके मन में कि लड़का लिखना है, लेकिन इतनी तेज़ी से आते हैं कि कलम मतलब सॉरी हाथ जो है उसका हस्त संचालन उतना तेज़ी से नहीं हो पाता, स्पीड नहीं बन पाती उसका। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर है सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है। पहला, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। दूसरा, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तीसरा, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। और चौथा, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। ठीक, इसके विकल्पों पर विचार करने से पहले आइए थोड़ा सा तार वाली भाषा या टेलीग्राफिक स्पीच जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें 3 बातें समझने वाली हैं। पहला कि टेलीग्राफ क्या है, फिर उसी से निकल के आई हुई टेलीग्राफी क्या है, और एट लास्ट जो है वो टेलीग्राफिक स्पीच क्या है। 3 बातें। तो सबसे पहले हम टेलीग्राफ को समझते हैं। तो टेलीग्राफ एक यंत्र होता था बहुत समय पहले, जिसमें जो है वो कह सकते हैं आप सामान्य रूप से कि विद्युत धारा की सहायता से कुछ पूर्व निर्धारित संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो यंत्र भेजता था उसे हम टेलीग्राफ कहते थे। ठीक, आजकल ये चलन में नहीं रहा। बेसिक फ़ोन के आने के बाद जो है इसकी ज़रूरत जो है वो समाप्त हो गई। और टेलीग्राफी मतलब यही संदेश भेजने की प्रक्रिया जो है वो टेलीग्राफी कही जाती थी। जो काम टेलीग्राफ करता था वही टेलीग्राफी कहलाती थी।
अभी भी अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हों तो आप उनसे पूछें तो पहले जो है कहा जाता था कि तार मारे जाते थे। जैसे आपका कोई रिलेटिव या घर का मेंबर जो है दूर किसी जगह पे दिल्ली में या बॉम्बे मुंबई में या कहीं पे रहता है और कोई घटना घट गई तो उस दौरान माने तत्कालीन समय में तार मारे जाते थे। तो अब आप टेलीग्राफिक स्पीच थर्ड पोर्शन को समझ रहे हैं। तो टेलीग्राफिक स्पीच में होता क्या था कि जैसे आपके मान लीजिए फादर यहाँ घर पे हैं और वो सीरियस हैं थोड़ा सा, हो सकता है कि उनके बचने की संभावना ना हो, तो जा कर के लोग जो है तार से संदेश भेजते थे और वो बहुत संक्षिप्त हुआ करते थे। क्योंकि पैसे भी उस समय इतने संसाधन मुहैया नहीं थे तो पैसे भी ज़्यादा लगते थे कुल मिला के। तो वो 2 वर्ड का रहता था कि बस बता दिया कि फादर सीरियस, ओनली 2 वर्ड में वो संदेश चला जाता था। और जिसको तार मिलता था अब इतना फादर सीरियस ये पढ़ने के बाद वो सारे भाव समझ जाता था। ठीक है, उसमें ये नहीं बताने की आवश्यकता इतने विस्तार में नहीं होती थी कि हाँ क्या हुआ, फिर कहाँ हम ले गए, कहाँ हमने दिखाया, फिर अब किस स्थिति में है, क्या रिपोर्ट आई है, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट क्या है, ये सब उतने से भाव वो समझ जाता था और फिर वहाँ से वो अपना मूव कर जाते थे अपने घर के लिए। तो ये टेलीग्राफिक स्पीच होती थी। तो ये तो हमने जो है एक दूसरे एंगल से इस चीज़ को देखा। अब आइए शिक्षा के नज़रिए से टेलीग्राफिक स्पीच को देखते हैं, एजुकेशन में कैसे होता है। भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुसार टेलीग्राफिक स्पीच बच्चों में भाषा अधिग्रहण या हम कहें भाषा अर्जन के 2 शब्द चरण के दौरान का भाषण या स्पीच है। ठीक, जो संक्षिप्त होती है परंतु क्या होती है, पर्याप्त होती है। ठीक, जैसे बच्चा आपने देखा होगा उसने आप कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, ठीक है, वो जानता है कि इस स्विच से ये चीज़ ऑन हो जाएगी। ठीक, तो वो पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस भले ना बोल पावे लेकिन वो ऑन बोल देता है, ऑन 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 ऐसा कह दिया उसने, आप समझ गए कि हाँ ये उसको ऑन करने की बात कह रहा है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भाषा विकास का जो चरण होता है, ठीक है, तो शुरुआती दौर में बच्चा जो है रो करके ही अपना स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्राइंग जो है वो यानी रोना जो है वो फर्स्ट जो है वो वोकलाइजेशन है। ठीक है, पहला स्पष्टीकरण है एक तरह का। फिर ये ध्वनियाँ कुछ बलबलाने में, बेबलिंग में बदल जाती हैं। फिर इसके बाद की स्थिति जो आती है वो कुछ स्वरों के उच्चारण की होती है। ठीक है, कुछ ऐसा करता रहता है बच्चा। फिर कुछ व्यंजनों को मिला करके वो ध्वनियाँ माँ, बा, पा इत्यादि वो बोलने लगता है। ठीक है, और आगे चल करके वो जो है 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति करने लगता है। ठीक है, पापा जा, पापा जा, मम्मी जा, दीदी आ। तो इन 2 जो शब्दों वाली अभिव्यक्ति है, पापा जा से वो कहना चाहता है कि पापा जाओ, तुम जाओ इतना, लेकिन उसने 2 शब्द से अपनी अभिव्यक्ति की और इसीलिए कहा बताया मैंने आपको कि ये संक्षिप्त होती है और एफिशिएंट होती है, प्रभावी होती है। ठीक, तो ये है टेलीग्राफिक स्पीच भाषा विकास के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच तार वाली भाषा का अर्थ है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, नहीं इस मुख्य अर्थों को प्रकट वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे पापा जा, तो पापा हो गई संज्ञा और जा हो गई क्रिया। तो इस तरह से संज्ञा, क्रिया या विशेषण, क्रिया, इस तरह से कुछ मिला जुला करके 2 शब्दों की अभिव्यक्ति इसमें होती है। तार में प्रयुक्त होने शब्दों का प्रयोग नहीं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं?
तो प्राथमिक स्तर पर कविताएं जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, ऐसा नहीं। तुकांत ना हो, नहीं, तुकांत कविताएं बच्चे पसंद करते हैं भाई, तुकांत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हुआ सवेरा चिड़िया, जो कोई सीख देती हो। ठीक है, तो ये जो है जो कोई सीख देती हूँ, नहीं, सीख जो है वो ठीक नहीं, पहला सही है। लयात्मकता, लय होना चाहिए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। ठीक है, लयात्मकता, गति होनी चाहिए उसमें। और तुकांतता हो, अगर ये होता हाँ, तो फिर ये आंसर फिर जो है कंसीडर किया जा सकता था, तीसरा। ठीक है, तुकांत होनी चाहिए। बोली दूसरी लाइन में आ जाए, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, और दूसरी लाइन में आ गया बच्चों ने तब आंखें खोली, बोली खोली, यानी तुक से अंत हो रही है कविताएं। आगे, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं की, और तीसरा विकल्प है केवल कहानी। देखिए, केवल से आप बिल्कुल परहेज ही रखिए। ठीक है भाई, केवल कविताएं अगर विकल्प सही हो सकता है, मैं आपसे ही कहता हूँ कि आप लोग तर्क करें। केवल कविता कहने से ही अगर मामला हल हो सकता है, तो फिर कहानी क्यों नहीं हो सकती उसमें? ठीक है, अब कहानी ऑप्शन सही है तो कविता क्यों नहीं सही होगा? झुकाव तो दोनों की ओर बच्चों का रहता है। कहानियाँ भी सुनना और कविताएं सुनना दोनों पसंद करते हैं, वो गाते भी हैं, तो ये दोनों धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ही रहेंगे। और केवल लगा दिया तो इस तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए आप इसको। चौथा, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय आज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, पहला, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए आप, लक्ष्य भाषा समझ लीजिए इस प्रश्न को। थोड़ा सा हम हड़बड़ाएंगे नहीं, दो ही प्रश्न बचे हुए हमारे। लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जो आप सीखते हैं। ठीक है, जिसकी तरफ आपका लक्ष्य होता है। कैसे? मान लीजिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपको सीखनी है, सपोज दैट कि तमिल सीखनी है आपको, दक्षिण भारतीय भाषा तमिल सीखनी, तो तमिल आपकी लक्ष्य भाषा हो गई अब। ठीक, कोई बच्चा तमिल भाषी है, वो हिंदी सीखना चाहता है, तो हिंदी उसके लिए लक्ष्य भाषा हो गई। ठीक, तो उसी की बात कर रहे हैं कि कक्षा का स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर है, और कैसा है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और तीसरी लक्ष्य भाषा परिवेश से भाषा आपको अर्जित करनी है। ठीक है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम आपको पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। भाषा अर्जन परिवेश में होता है। ठीक है, और भाषा अधिगम संस्थागत यानी विद्यालयी होता है। तो भाषा अर्जन जो है वो सहज और स्वाभाविक होगा, और भाषा अधिगम कृत्रिम परिवेश में होगा। ठीक है, नेचुरल नहीं होगा वो। तो पहला ऑप्शन, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। दूसरा ऑप्शन, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तीसरा, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। और चौथा, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो इस तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य भाषा से अपनी भाषा की तुलना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन करना है तो तुलनात्मक अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं उसमें। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को भी देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर आपका जो है फोर्थ होगा। धीरे धीरे उसकी भाषा का रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास वो स्टार्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। ठीक है, देखिए क्लासरूम कैसा है, समावेशी है, और आपको बताना है उसकी भाषा शिक्षण की समस्या। अगर समावेशी क्लासरूम है तो किस तरह की भाषा शिक्षण की समस्या को आप फेस करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। ऐसी कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहेंगे जिसमें चाहे वो सामान्य बालक बालिकाएं हों अथवा मानसिक या शारीरिक या सामाजिक, ठीक है, दृष्टि से अगर अक्षम भी हैं, कमज़ोर भी हैं, ठीक है, तो दोनों सामान्य और जो कुछ विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक है, जो कोई कमज़ोर वर्ग से आते हैं या उनको शारीरिक कोई समस्या है, मानसिक समस्या, ये सब साथ मिलकर बैठकर एक ही जिस कक्षा में अधिगम कर रहे हों, सीख रहे हों, उसी को हम समावेशी कक्षा कहेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से भाषा शिक्षण की समस्या क्या होती है? तो कहते हैं कि विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता का होना, ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो भिन्नता तो है ही भाई, तब समावेश तभी तो हुआ है। विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, देखिए ये अच्छा आंसर है, भाषाई परिवेश का निर्माण ही हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभाव पाठ्य सामग्री का है ही नहीं। तो ये आपका राइट आंसर तीसरा सबसे अच्छा विकल्प है ये, कि समावेशी कक्षा में समस्या ये होती है कि भाषा शिक्षण करें कैसे हम। अलग अलग पृष्ठभूमियाँ हैं बच्चों की, अलग अलग उनके जो है बौद्धिक स्तर या सांस्कृतिक स्तर हैं, ठीक है, अलग अलग समझबूझ को लेकर के हमें उन्हें एक साथ मिला करके रखना है। सपोज दैट जैसे मैं ही आपकी ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे लिए भी एक समस्या रहती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ तक जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस कोई बैठी नहीं है, तो मेरे पास तो आंकड़ा भी नहीं है कि कौन कैसा है। पर कोशिश ये रहती है कि जो कुछ कम उन्होंने ध्यान दिया है कभी या चीज़ों को नहीं समझा है वो भी डिटेल में समझ लें, और जो कुछ ज़्यादा की उम्मीद हमसे लगा करके बैठे हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ इंडिकेट होनी चाहिए या कुछ हमें नया मिलना चाहिए, ठीक है, तो उनको भी मिल जाए, दोनों का काम चल जाए, इसी उद्देश्य से मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो यही चीज़ वहाँ भी है कि यहाँ उपयुक्त निर्माण न हो पाने की समस्या जो है वो प्रमुख है, और ये दोनों विकल्प आपस में जो है ये खारिज हो जाएंगे, ठीक है, भिन्नताओं का होना या समान रुचि का होना। अब आइए एक इस तरह से ये 150 जो प्रश्न हैं ये आज के 30 प्रश्न समाप्त हुए। समय आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, क्या किया जाए। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने का अपना धैर्य जो है वो बनाए रखेंगे, और आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए, उसे देखने के लिए धन्यवाद, और एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आपको हार्दिक शुभकामना।